हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, पहला नाइट्रोजन चक्र है, फिर दूसरा फास्फोरस चक्र है और फिर तीसरा है सल्फर चक्र है। तो पहले हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ने से पहले हमने नाइट्रोजन को 5 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो पहला क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, फिर नाइट्रीकरण है, फिर स्वांगीकरण है और फिर अमोनीकरण है, फिर पांचवा है विनाइट्रीकरण। तो पहले हम पढ़ते नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। नाइट्रोजन चक्र को पढ़ने से पहले हमने क्या किया, हमने इसको 5 भागों में डिवाइड किया। तो क्या होता है इसमें कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, उसको किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट ना लेकर किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। तो इस वजह से पहले नाइट्रोजन का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। तो स्थिरीकरण में क्या होता है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो पहला क्या पार्ट होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसमें क्या होता है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। कौन करता है, तो पहला राइजोबियम करता है जीवाणु, और फिर दूसरा डाइजोट्रॉप्स नामक जीवाणु इसे चेंज करते हैं, किसमें, नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसमें कौन जीवाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो राइजोबियम और डाइजोट्रॉप्स नामक जीवाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि राइजोबियम और डाइजोट्रॉप्स नामक जो जीवाणु हैं किस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये तो हमारी पहली प्रोसेस हो गई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब दूसरी प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, जो अमोनिया और अमोनियम है उसका क्या होता है, वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसे कौन करता है, दो जीवाणु करते हैं। पहला क्या है, नाइट्रोसोमनस, और फिर दूसरा क्या है, नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु चेंज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण है। नाइट्रीकरण में क्या होता है, अमोनिया और अमोनियम का कन्वर्ट किस में होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण। स्थिरीकरण में क्या है, अमोनियम और अमोनियम में जो है नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, और इस नाइट्रीकरण में क्या है, जो अमोनिया और अमोनियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमनस क्या करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दो प्रोसेस पढ़ लिया। अब तीसरा होता है नाइट्रोजन का स्वांगीकरण होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। यानी पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जो अमोनिया और अमोनियम में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन। फिर अमोनिया और अमोनियम किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। अब तीसरा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, हमने पहले आपको बताया था कि नाइट्रोजन को किस में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट बन गया है तो इसका क्या होगा, पेड़ पौधे द्वारा अवशोषण होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये नाइट्रेट और नाइट्राइट का अवशोषण करेंगे। यानी कि जिस फॉर्म में उन्हें लेना था वो मिल गया तो उसे क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे अपने अंदर। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, तो पेड़ पौधों के द्वारा नाइट्रेट और नाइट्राइट का अवशोषण करना उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस पेड़ पौधे हैं, अब इसके ऊपर क्या है, कुछ चिड़िया भी बैठेंगी। ठीक है, चिड़िया बैठेंगी तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि अब ये तो नाइट्रेट और नाइट्राइट का अवशोषण कर लिए हैं। यानी कि स्वांगीकरण में क्या होता है कि जो पेड़ हैं हमारे, नाइट्रेट और नाइट्राइट को उस नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट को अवशोषित कर लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, जो पेड़ पौधे जब अवशोषित कर लिए तो उस पर जो
पक्षी बैठे होंगे वो भी नाइट्रेट और नाइट्राइट को अवशोषित कर लेंगे अपने अंदर। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जब ये मृतप्राय हो जाएंगे, यानी कि पेड़ भी खत्म हो जाएगा, उस पर बैठे पक्षी भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, इसका अपघटन होगा। ठीक है, तो अपघटन क्या होगा, किसके द्वारा होगा, कवक और जीवाणु के द्वारा होगा। तो पहले हमने क्या बताया आपको कि जो पेड़ है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। ठीक है, उस पर कुछ पक्षी बैठे हैं वो भी अवशोषित कर लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, ये मान लीजिए मृतप्राय हो जाते हैं, तो इसका क्या होगा, अपघटन होना स्टार्ट हो जाएगा। अपघटन कौन करता है, कवक करते हैं और जीवाणु करते हैं। ठीक है, कवक और जीवाणु क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो जो कवक होते हैं वो किसका अपघटन करेंगे, पेड़ पौधे का अपघटन करेंगे, और जो जीवाणु होता है जो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं उसका करेंगे अपघटन। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपघटक कहलाती है। यानी कि जो पेड़ पौधे और पक्षी का जब अपघटन होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपघटक कहलाती है। और किसके द्वारा होता है, जीवाणु और कवक के द्वारा होता है। कवक क्या करते हैं, पेड़ पौधे का अपघटन करते हैं, और जीवाणु क्या करते हैं, पक्षी का अपघटन करते हैं। तो इनके अंदर भी तो नाइट्रेट और नाइट्राइट आ गया, क्योंकि जब पेड़ पौधों के अंदर था, जो इसे खाएगा, जो इसका अपघटन करेगा, उसके अंदर भी आ जाएगा। तो इनके अंदर जब आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है उसका क्या करते हैं, पुनः जो है अमोनिया और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमोनीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार हमने समझा, पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर नाइट्रीकरण, फिर स्वांगीकरण, फिर अमोनीकरण। स्वांगीकरण में क्या है, नाइट्रेट और नाइट्राइट का पौधों के द्वारा अवशोषण क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और अमोनीकरण में क्या है, नाइट्रेट और नाइट्राइट का अपघटक के द्वारा पुनः अमोनिया और अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, अमोनीकरण कहलाता है। तो हमने इतना पढ़ा। अब पांचवा प्रोसेस क्या है, पांचवा प्रोसेस हमारा है विनाइट्रीकरण है। ठीक है, तो विनाइट्रीकरण में होता क्या है, विनाइट्रीकरण किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो विनाइट्रीकरण में क्या होता है, जो हमारा ये नाइट्रेट और नाइट्राइट है, ठीक है, ये क्या है, नाइट्रेट और नाइट्राइट है। ठीक है, तो विनाइट्रीकरण जीवाणु क्या करते हैं, ये हमारा नाइट्रेट है, मान लीजिए ये हमारा नाइट्राइट है। ठीक है, तो विनाइट्रीकरण जीवाणु क्या करते हैं, वो श्वसन की प्रक्रिया में ये जो ऑक्सीजन है इसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जब श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं तो क्या बचेगा, केवल नाइट्रोजन बचेगा। तो ये पुनः हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसमें भी विनाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन को श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण कर लेते हैं, और फिर क्या बच जाता है, टोटल नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बच जाता है। अर्थात ये प्रक्रिया जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे जाकर ख़त्म हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्र कहलाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का चक्रीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार हमने ये टॉपिक पढ़ा कि नाइट्रोजन का पहले स्थिरीकरण होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है, जो अमोनिया और अमोनियम को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर क्या होता है, स्वांगीकरण होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। अब फिर क्या होता है, जो पेड़ पौधे का अपघटन करते हैं तो वे जीवाणु, उनके अंदर भी नाइट्रेट और नाइट्राइट आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, पुनः उसे अमोनियम और अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अमोनीकरण कहलाती है। इस प्रकार हमने फिर समझा विनाइट्रीकरण क्या होता है, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है पुनः उसका नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो ये हमारा पूरा चक्र कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं फास्फोरस चक्र पढ़ते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फास्फोरस चक्र। जो फास्फोरस होता है वो जो जीवाणु होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होता है, यानी जो प्राणी होते हैं, उनमें क्या करता है, उनकी कवच बनाने में, अस्थि बनाने में और उनके जो दांत बनाने में बहुत ही आवश्यक, मतलब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि फास्फोरस का क्या यूज़ होता है, वो हमारे शरीर को एक ढांचा बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद क्या करता है, हमारे दांत बनाने में, और हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं यानी अस्थि उसे बोलते हैं, उसको बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
लेकिन जो फास्फोरस का जो प्राकृतिक भंडार होता है, यानी फास्फोरस का जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, चट्टान होता है। ठीक है, तो फास्फोरस का रिसोर्स क्या होता है, चट्टान होता है। ये एरो ऐसे बनेगा। अब फास्फोरस में क्या है, चट्टानों में क्या है, फास्फोरस है। ठीक है, अब ये जब टूटे फूटेंगे और इसका अपक्षय होगा, अपर्दन होगा। अपक्षय क्या कहलाता है, उन्हें चट्टानों का अपने स्थान पे टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और अपर्दन क्या कहलाता है, चट्टानों का टूट फूट के दूसरी स्थान पर जाना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। तो अब ये इसका अपर्दन होगा तो ये मान लीजिए मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तो फास्फोरस है, फिर मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा आ जाएगी। अब मिट्टी को में क्या है, पेड़ पौधे उगेंगे। ठीक है, फिर पेड़ पौधों में भी फास्फोरस की मात्रा आ जाएगी। पेड़ पौधों को कौन खाएगा, उपभोक्ता खाएंगे। ठीक है, उनमें प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, उनमें भी आ जाएगी। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक खाएगा, उसमें भी आ जाएगा। यानी कि टोटल उपभोक्ता में उपभोक्ता के अंदर भी फास्फोरस की मात्रा आ जाएगी। अब उपभोक्ता का क्या होगा, अपघटन होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा, अपघटक के द्वारा होगा। तो अपघटक में की प्रक्रिया में जो भाग लेंगे जीवाणु, उसमें भी आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अपघटक में क्या होता है, अपघटक प्रक्रिया में पुनः ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये पुनः फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा सर्कल यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये तो फास्फोरस हमारे मिट्टी के द्वारा हमारे जो स्थलमंडल में और फिर पेड़ पौधे और उपभोक्ता और अपघटक में गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जल राशि के द्वारा भी हमारे स्थलमंडल में आ सकता है, मतलब कि जल मंडल में जा सकता है। तो अब उसमें कैसे जाएगा, मान लीजिए अपर्दन के द्वारा वो किस में मिल गया, समुद्र में मिल गया फास्फोरस। ठीक है, तो अब समुद्र में क्या हो गया, हमारा फास्फोरस की मात्रा आ गई। उसके बाद क्या होगा, समुद्र में क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। ठीक है, तो अब शैवाल में भी आ जाएगा फास्फोरस की मात्रा। उसके बाद शैवाल को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएंगे। ठीक है, तो छोटी मछली के अंदर भी फास्फोरस की मात्रा आ जाएगी। अब छोटी मछली को कौन, बड़ी मछली खाएंगे, या फिर उपभोक्ता खाएगा, या फिर मछली को कौन खाता है, हमारे हमारे जो स्थलमंडल में कौन होते हैं, मनुष्य होता है या जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, मछली को खा लेते हैं। तो फिर वो उपभोक्ता के अंदर आ गया। यानी फिर या तो फिर ये मृदा के द्वारा हमारे स्थल मंडल में प्रवेश किया, या फिर जल मंडल के द्वारा हमारे स्थल मंडल में पुनः प्रवेश कर लिया। इस प्रकार फास्फोरस चक्र चलता रहता है। तो हमने पहला पढ़ा नाइट्रोजन चक्र, फिर दूसरा क्या पढ़ा, फास्फोरस चक्र पढ़ा। अब तीसरा है हमारा सल्फर चक्र है। तो आइए हम इसे देखते हैं, सल्फर चक्र कैसे क्या होता है। सल्फर चक्र क्या करता है, ये प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सल्फर क्या होता है, प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक होता है। इसका जो विशाल भंडार होता है वो किसमें पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, या फिर चट्टान के अंदर इसका विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि इसमें ये चट्टान है मान लीजिए। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ ये वाला एरो नहीं है। अब चट्टान में क्या है, सल्फर है। तो अब चट्टान से किस में गया, समुद्र में गया। ठीक है, तो समुद्र में क्या होता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार की और भी क्रियाएं होती हैं। अब मान लीजिए विघटन होता है महासागरीय सतहों पे, कुछ भी कई प्रकार की विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, और कई प्रकार की समुद्र में क्रियाएं होती हैं। तो फिर क्या हुआ, अब जब ये ज्वालामुखी समुद्र में है सल्फर, तो क्या होगा, ज्वालामुखी में भी जो जब ज्वालामुखी का उद्भव होगा, तो ज्वालामुखी में भी क्या होगा, सल्फर आ जाएगा। यानी लावा में भी क्या होगा, सल्फर की मात्रा उपस्थित हो जाएगी। किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में होता है। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जब ये ऑक्सीजन बाहर आएगा तो किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से क्रिया करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मान लीजिए या अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बारिश होगा। ठीक है, फिर ये बारिश के द्वारा किस में आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। फिर मिट्टी के द्वारा किस में आएगा, उत्पादक में आ जाएगा, यानी पेड़ पौधों में आ जाएगा।
फिर क्या होगा, उपभोक्ता में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो गया, उपभोक्ता का अपघटन होगा, फिर अपघटक में आ जाएगा। इस प्रकार ये अपघटन में आ गया, यानी अपघटक में आ गया, फिर अपघटक के द्वारा फिर पुनः मिट्टी में जाएगा, अर्थात फिर यह प्रक्रिया लगातार ऐसी चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने पहला नाइट्रोजन चक्र पढ़ा, फिर फास्फोरस चक्र पढ़ा, फिर सल्फर चक्र पढ़ा, और ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं, इकोटोन क्या होते हैं, एज इफेक्ट क्या होता है, और संकेतक प्रजाति क्या होते हैं, फाउंडेशन प्रजाति क्या होते हैं। अब हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब कल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।